पहले हम कुछ एक्सपेक्ट्स या आयाम निकाल लेते हैं दर बदल के। आपको बस ये करना है कि जिसके ऊपर बल दिया जाए प्रश्न में, आप उसी पॉइंट का अपने आंसर में क्या करोगे, विस्तार करोगे। क्या क्या बातें हमें ज्ञात होनी चाहिए, तो पहले एक डायग्राम बना लीजिए। एक तो सबसे पहले इसका क्या बैकग्राउंड है या पृष्ठभूमि क्या है। दूसरा, इसकी संवैधानिक स्थिति या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। साथ के साथ एक चार्ट डेवलप कीजिए। मैंने कहा अधिनियम बहुत बड़ा है, आपको तो बस प्रश्न में जिस पहलू पर बल हो उसे विस्तारित करोगे। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, और प्रावधान 3 तरह के सदस्यों को लेकर है। कई बार 15-50 में किसी एक का पूछा जाए तो आपको उसी का ही आंसर देना है। एक किया गया इसमें निर्वाचित सदस्यों को लेकर, एक इसमें उपबंध है निर्दलीय सदस्यों को लेकर, और एक इसमें उपबंध है मनोनीत सदस्यों को लेकर। निर्वाचित, निर्दलीय, मनोनीत। मान लीजिए हमें प्रावधान नहीं पूछकर पूछा जाए कि इसके अपवाद कौन कौन से हैं। 50 शब्द में तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि किस पर लागू नहीं होगा, कौन इसके अपवाद हैं। अपवाद कौन डिसाइड करेगा, निर्धारक प्राधिकारी। अगर मुद्दा उत्पन्न होता है तो डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा, निर्धारक प्राधिकारी। जुडिशरी का क्या रोल है। मान लीजिए अधिनियम को जुडिशरी के साथ जोड़ा जाए तो न्यायालय की भूमिका। किसी प्रश्न में जुडिशरी की बात की जा रही तो जुडिशरी को जोड़ना, अन्यथा नहीं। प्रश्न को अप्लाइड कर दिया जाए। दल बदल अधिनियम आ तो गया, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से दल बदल रुका नहीं। इसका मतलब इसमें कुछ क्या विद्यमान है, कमियां या दोष। एग्जामिनर को लगे कि दल बदल तो नहीं रुका, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जो आरएस के अभ्यर्थी है, वो सुझाव बहुत अच्छा देते हैं, तो उनसे पूछ लें कि कैसे इस अधिनियम को प्रभावी बनाया जाए। कुछ सुझाव या उपाय, और जो आपका मत है वो निष्कर्ष में है ही है। अब मैंने कहा आप 100 शब्द में सारे पहलू को अपने आंसर में शामिल नहीं कर सकते। आपको तो बस ये देखना है कि प्रश्न में किस पर बल है। प्रश्न में अधिनियम पर बल है, प्रश्न में कमियों पर बल है, प्रश्न में अपवाद पर बल है, प्रश्न में महत्ता पर बल है। जिस पर बल हो आपको भी अपने आंसर में उसी के अकॉर्डिंग आंसर को क्या करना है, विस्तारित करना है। तो पहले एक बार सारे प्रावधानों को बोर्ड पर समझ लीजिए। कई सारे टॉपिकों से ये संलग्न होता है, इसलिए इसका हर पहलू ज्ञात होना जरूरी है। नाम से स्पष्ट है भाई, दल बदल। हमें ज्ञात है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है, केंद्र तथा राज्य दोनों जगह। और संसदीय शासन प्रणाली पीछे हमने पढ़ रखा है कि इसमें सरकार का अस्तित्व कब तक रहेगा, जब तक कि उसे विधायिका में और विधायिका में भी कहा जाए तो निम्न सदन का क्या प्राप्त है, बहुमत प्राप्त है। अब बहुमत पर ही सरकार की स्थिरता क्या होती है, निर्भर होती है। और बहुमत लाने का काम किसका है, राजनीतिक दलों का। ऐसी स्थिति में एक दल के सदस्य अपने दल का परित्याग कर जब दूसरे दल में चले जाते हैं तो एकदम से सरकार में क्या आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, टूट हो जाता है, बिखराव हो जाता है। तो लंबे समय से इस समस्या को महसूस की जा रहा था, कैसे इसे रोका जाए, कैसे दूर किया जाए। तो जैसे सौरभ ने कहा, एक बड़ी अच्छी समिति का नाम लिया आपने। समिति का नाम क्या है, दिनेश गोस्वामी समिति। बेसिकली जो समिति है ये इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर भारत पर बनी थी, चुनाव सुधारों को लेकर। अगर आपको ज्ञात हो, किसी की रिकमेंडेशन पर भारत में ईवीएम का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसी के रिकमेंडेशन पर जो आप वोटर आईडी कार्ड का प्रयोग करते हो उसका प्रयोग किया गया है। इसी के रिकमेंडेशन पर निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया है। इसी के रिकमेंडेशन पर राजनीतिक दलों को रेडियो टेलीविजन पर चुनाव प्रचार की क्या दी गई, अनुमति दी गई है। अपने भी बात की जाए तो इसी के रिकमेंडेशन पर
राजीव गांधी सरकार के द्वारा एक संशोधन किया गया, कौन सा? 52वां संशोधन अधिनियम 1985, जिसे हम दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से भी क्या है जानते हैं। और इसी के माध्यम से याद कीजिए, हमने पीछे भी पढ़ा है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं। और संविधान के 4 अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में परिवर्तन किया गया और पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई। कौन से संशोधन से? 52वें। अभी तक इसमें एक बार परिवर्तन किया गया है और वो परिवर्तन कौन सा है? 91 संशोधन अधिनियम 2003। अभी हम देखेंगे, पहले 1/3 प्रावधान जो छूट था उसे 1/3 को बदलकर कितना कर दिया गया? 2/3। तो बाई चांस कहा जाए कि 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया, कथन क्या है? सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट हो कि अब तक इसमें 2 बार परिवर्तन किया जा चुका है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। या हमसे संशोधन बदल दिया जाए कि 92 संशोधन से एक बार परिवर्तन किया गया, तो 92 से नहीं हुआ है, वो परिवर्तन किससे हुआ? तो 91 से। तो हमें संशोधन भी क्या होना चाहिए? ज्ञात होना चाहिए। अब जो दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया, इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो ध्यान दें, ये केवल और केवल किस पर लागू होगा? जो सदन का क्या है? सदस्य है। ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, वो रोज दल बदल करे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदन से तात्पर्य यहां पर लोकसभा, सदन से तात्पर्य राज्यसभा, सदन से तात्पर्य विधानसभा, सदन से तात्पर्य किससे? विधान परिषद से। जो व्यक्ति सदन का सदस्य है उसी पर दल बदल विरोधी अधिनियम कार्य करेगा। जो नहीं है, वो चाहे रोज ही पार्टी बदले, मैंने कहा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमें ज्ञात है कि सदन में कितने तरह के सदस्य होते हैं? सदन में 3 तरह के सदस्य होते हैं। कौन कौन से? एक जो सीधे पार्टी के टिकट पर क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। एक आप देखते हो जिन्हें पार्टी टिकट नहीं देती, तो वो कैसे खड़े हो जाते हैं? निर्दलीय। और एक हम देखते हैं कि कैसे सदस्य होते हैं? मनोनीत। जैसे राज्यसभा वगैरह में हमने देखा 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत। तो दल बदल विरोधी अधिनियम केवल किस पर लागू होगा? जो कि कहां का सदस्य है? सदन का। पहला सदस्य कौन सा है? निर्वाचित। मैंने कहा हो सकता है 15-50 में किसी एक को लेकर ही पूछा जाए, तो हम उसी का विस्तार करना है। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि सदन का कोई भी निर्वाचित सदस्य इस अधिनियम के अंतर्गत सदन की सदस्यता से निर्योग्य हो जाएगा। कब निर्योग्य हो जाएगा? सबसे पहला, अगर वो स्वयं अपने दल की सदस्यता से क्या करता है? त्यागपत्र दे देता है। आज अगर नरेंद्र मोदी भी बीजेपी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दें, तो उनका लोकसभा से स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त। क्यों? ऐसा प्रावधान कहां पर किया गया है? दल बदल विरोधी अधिनियम में। त्यागपत्र तो कहां से देंगे? अपने पार्टी की सदस्यता से। स्थान कहां से रिक्त होगा? सदन से। पहला, अगर कोई निर्वाचित सदस्य जो सदन का सदस्य है अपनी पार्टी के मेंबरशिप से रिजाइन कर देता है, तो वह दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत निर्योग्य हो जाएगा और सदन से उसका स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। दूसरा, यदि वह अपने पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों की क्या करे? अवहेलना। और निर्देश के लिए आप अक्सर एक बड़ा पॉपुलर शब्द सुनते हो, व्हिप। कौन सा शब्द? व्हिप। व्हिप क्या होता है भाई? आप देखते हो कि हर पार्टी एक सचेतक नियुक्त करती है। उसका काम क्या है? बाकी पार्टी मेंबर्स को दिशा निर्देश जारी करेगी कि कब आपको सदन में आना है, किस विधेयक के पक्ष में मतदान करना है, किसके विपक्ष में मतदान करना है, कब सदन का बहिष्कार करना है। इसके लिए हर दल के द्वारा एक सचेतक की नियुक्ति की जाती है। वो सचेतक जो बाकी मेंबर्स को निर्देश जारी करता है, उसी के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? व्हिप। अगर वो सदस्य अपने पार्टी के दिए गए निर्देश अर्थात व्हिप की क्या करे? अवहेलना करे, या वह सदन में क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, और उसके इस कृत्य के लिए पार्टी के द्वारा उसे 15 दिन के भीतर क्षमादान प्रदान नहीं किया गया है, तो वह दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत निर्योग्य हो जाएगा और सदन से उसका स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। पहली बात मैंने कौन से सदस्य के लिए की है? निर्वाचित। कितनी बातें बताई मैंने? 3। क्या? पहला तो खुद ही पार्टी से क्या कर दे? रिजाइन कर दे। दूसरा, सदन में पार्टी के निर्देशों की क्या करे? अवहेलना। फिर गौर कीजिए, मैंने शब्द का प्रयोग किया सदन में। इसका मतलब है कि बाहर वो सदस्य पार्टी के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। केवल कहां की बात है? सदन में। जैसे अगर थोड़ा सा पीछे चले, राजस्थान में जब सचिन पायलट अशोक गहलोत का मामला हुआ था, तो उस समय सचिन पायलट को खूब व्हिप जारी किया गया। तो उन्होंने कहा कि सदन के लिए थोड़ी नहीं कहा जा रहा है, बाहर वो मानने के लिए थोड़ी नहीं बाध्य है। व्हिप केवल कहां के संदर्भ में मैंडेटरी है? सदन में। या वह अनुपस्थित रहता है, इस चीज के लिए कितने दिन में पार्टी क्षमा प्रदान कर दे? 15 दिन।
तब तो अयोग्य नहीं होगा। नहीं करे तो उस पर दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत क्या की जाएगी? कार्रवाई। दूसरा सदस्य कौन सा है? निर्दलीय। बहुत सारे लोगों को आप देखते हो टिकट नहीं मिलता तो तुरंत क्या खड़े हो जाते हैं? निर्दलीय रूप में। निर्दलीय सदस्य पर भी दल बदल विरोधी अधिनियम लागू होगा। कब? अगर कोई निर्दलीय सदस्य है, सदन का सदस्य बनने के बाद अगर वह किसी भी पार्टी की मेंबरशिप को ग्रहण कर लेता है तो वह दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत क्या हो जाएगा? निर्योग्य। ध्यान दें, अगर सरकार के पास बहुमत में संदेह है या सरकार चाहे तो निर्दलीय सदस्य को सरकार में शामिल कर सकती है, उसे मंत्री वगैरह भी बना सकती है, लेकिन इस पर वह अयोग्य नहीं होगा। कब अयोग्य होगा? अगर वह किसी पार्टी की मेंबरशिप को ग्रहण कर लेता है। अब कोई भी निर्दलीय सदस्य है, आज भजनलाल शर्मा सरकार को लग रहा है तो उसे बकायदा क्या बना सकती है? मंत्री बना सकती है। लेकिन वो निर्दलीय सदस्य अगर बीजेपी या कांग्रेस की मेंबरशिप को ग्रहण कर ले तो वह सदन की सदस्यता से क्या हो जाएगा? निर्योग्य। ऐसा प्रावधान कहां पर किया गया? दल बदल विरोधी अधिनियम में। कोई भी मनोनीत सदस्य है वह अपने मनोनयन के 6 माह की अवधि के भीतर चाहे जिस पार्टी की मेंबरशिप को ग्रहण कर सकता है। जैसे सुधा मूर्ति मनोनीत की गई है, उन्हें लगे कि बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण कर ले तो बीजेपी कर ले, कांग्रेस लगे तो कांग्रेस ग्रहण कर ले। लेकिन अगर 6 माह के बाद वह किसी पार्टी की मेंबरशिप को ग्रहण करता है तो उस पर दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उसका स्थान सदन से क्या हो जाएगा? रिक्त। इसे कितने समय तक की छूट है? 6 माह। इसे एकदम ही छूट प्राप्त नहीं है। इसके लिए कुल कितनी कंडीशन निर्धारित की गई? 3। अब कथन कारण में कहा जाए या मैं इसमें लाइन आए कि दल बदल विरोधी अधिनियम अपने आप में पूर्ण है, निरपेक्ष है, आत्यंतिक है या एब्सोल्यूट है। ये कथन सत्य होगा या सत्य? हमारी प्री में एक स्टेटमेंट आए कि दल बदल विरोधी अधिनियम अपने आप में निरपेक्ष है, तो ये कथन सत्य नहीं बल्कि क्या है? असत्य। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के कुछ क्या रखे गए? अपवाद भी रखे गए हैं। अगर जब अपवाद नहीं होता है तब कोई अधिनियम क्या माना जाता है? निरपेक्ष। क्या अपवाद है? पहला, यदि किसी दल में क्या हो जाती है? टूट हो जाती है। और दल में टूट तब मानी जाएगी जब पार्टी के 2/3 सदस्य अपने दल का विलय किसी दूसरे दल में कर लेते हैं। यही मैंने कहा पहले कितना था? 1/3। अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2/3। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरे दल में मर्ज कर लें तो उनके विरुद्ध दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी सदस्य को पार्टी के द्वारा क्या कर दिया जा रहा है? बहिष्कार। पार्टी बाहर कर दे तो उसके विरुद्ध भी दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं होगी। दोनों में अंतर देखो। सदस्य पार्टी छोड़ता है तब तो उसके विरुद्ध क्या लगेगा? दल बदल विरोधी अधिनियम। पार्टी अगर बाहर निकाल दे तो उसके विरुद्ध दल बदल विरोधी अधिनियम कार्रवाई नहीं की जाएगी। पार्टी अगर बाहर करेगी तो उसके विरुद्ध दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं होगी। तीसरा, यदि कोई सदन का पीठासीन अधिकारी बन जाता है तो पीठासीन अधिकारी बनने के बाद वह चाहे तो अपने पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे, और जब पीठासीन अधिकारी नहीं है तो चाहे तो फिर से अपने पार्टी की मेंबरशिप को क्या कर ले? ग्रहण कर ले। लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, विधानसभा में अध्यक्ष, विधान परिषद में सभापति। सदस्य पार्टी छोड़ेगा तो उसके विरुद्ध दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सदस्य क्या बन गया? पीठासीन अधिकारी। अब क्यों किया गया पीठासीन अधिकारी के लिए प्रावधान? तो माना जाता है कि वह निष्पक्षता पूर्वक अपने दायित्वों का क्या करे? निर्वहन। पीठासीन अधिकारी बन गया। जैसे राजस्थान की बात करें, अभी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। उन्हें लगे कि हो सकता है मेरे ऊपर आक्षेप लगे पार्टी का, चाहे तो बीजेपी की मेंबरशिप को क्या कर दे? छोड़ दें। वो छोड़ेंगे तो उनके विरुद्ध दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सदन के क्या है? पीठासीन अधिकारी। जैसे विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहते हैं फिर से चाहे तो किसकी पार्टी की मेंबरशिप ग्रहण कर सकते हैं? बीजेपी के। तो कितना अपवाद हो गए? 3। कौन कौन से? 2/3 सदस्य दूसरे दल में मर्ज कर ले, पार्टी बाहर कर दे, और सदन का सदस्य का बन गया पीठासीन अधिकारी। उसके विरुद्ध दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं होगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।